मध्य प्रदेश की पुलिस एक फ्लैट के अंदर ठकठकाते हुए अंदर घुसती और पूछती है कि आपके घर से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है और तलाशते तलाशते उस घर के अंदर एक टंकी के ऊपर पहुंचती है और कहती है इसे फटाफट हटाओ, क्योंकि खाकी वर्दी वाले बोल रहे थे एक एक कर उस टंकी को खाली करने की जो प्रोसीजर था, प्रक्रिया थी, उसे शुरू किया जाता है। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इस टंकी के अंदर से कपड़े, पोटलियां, एक एक कर सारी चीजें बाहर निकाली जा रही है। क्योंकि YouTube की गाइडलाइन से हम आपको इसके आगे की तस्वीर तो नहीं दिखा सकते, क्योंकि उसके अंदर से निकलती है एक इंसानी लाश, एक 5 साल की बच्ची की लाश को अंदर ठूस कर हाथ पैर अकड़ चुके थे, इस तरीके से अंदर छुपा कर रखा गया था। पुलिस वाले चाहकर भी उस बॉडी को उस टंकी से बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। बकायदा पूरी टंकी को समेत, लाश के समेत अस्पताल लेके जाया जाता है, डॉक्टरों के पास लेके जाया जाता है और कहा जाता है कि डॉक्टर देखिए 5 साल की जो बच्ची है, ये टंकी के अंदर इसकी लाश सड़ गल गई है, आप अंदर ही पोस्टमार्टम कर दीजिए। खुद अस्पताल वाले परेशान, पुलिस वाले परेशान, और जो घर वाले अपनी बेटी की ऐसी हालत देख रहे थे कि एक टंकी के अंदर किस तरीके से एक 5 साल की बच्ची को ठूस कर रखा जाता है। और जब खुद उसके पिता, खुद उसके बड़े पापा तस्दीक करते हैं कि हमारी ही बच्ची है जिसे इस टंकी के अंदर रखा गया है, हर किसी के हाथ पैर फूल जाते हैं। अब जब अस्पताल से एक रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और कहा जाता है इस बच्ची के साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है। महज 5 साल की बच्ची, छोटी बच्ची के साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देने के बाद उसे मौत के घाट उतारा गया है। लगभग 40 घंटे पहले वो मर चुकी थी। और वो जो घर है, जिस फ्लैट के अंदर से उस बच्ची की लाश मिली है, वो कितनी दूरी थी उसके घर से, बल्कि पड़ोस में रहने वाले महज 8 कदम आप चलेंगे तो आप उस पड़ोसियों के पास पहुंच जाएंगे। उसी घर के अंदर से एक बच्ची की लाश मिलती है। उस बच्ची को कहीं ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पड़ोस के रहने वाले 30 साल के लड़के का जो फितूर था दिमाग का, उसे लगा कि मैं छोटी बच्ची को जबरन अपने कमरे में अंदर खींच लेता हूं, कोई मुझे नहीं देख पाएगा, ना ही मुझे कोई पकड़ पाएगा। प्लानिंग तो ऐसी थी कि बकायदा हाथ में चूहा लेकर दिखाया जाता है पुलिस वालों को, कि कहा जाता है कि घर से जो बदबू आ रही है वो लाश की नहीं बल्कि मरे हुए चूहे की आ रही है। लेकिन जब पुलिस वाले कहते चूहा उठा के फेंको बाहर, तब हम सूंघकर बताते हैं कि बदबू कहां से आ रही है, तब जाके पूरा मामला खुलता है। लेकिन अंदर की कहानी अब जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस कदर एक परफेक्ट क्राइम करने की यहां पर कोशिश की गई थी। तो ये जो पूरी वारदात है ये मध्य प्रदेश के भोपाल से सामने आई है, और इस केस स्टडी को आज बताने का मकसद सिर्फ इतना है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कितनी काबिले तारीफ़ है। एक बच्ची की मौत होती है, एक बच्ची के साथ इतना घिनौना काम किया जाता है, उसके परिवार वाले परेशान हो जाते हैं, एक टंकी के अंदर उसे इस तरीके से ठूसा जाता है कि डॉक्टर्स भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन इस केस में किस तरीके से पुलिस खुद आगे बढ़कर ना सिर्फ बच्ची को ढूंढती है, बल्कि जो हत्यारे हैं, जो आरोपी हैं, उनको सज़ा तक दिलवाती है। और तो और एक एक सबूत को पुलिस की टीम बड़ी ही बारीकी से जुटाती है, क्योंकि जब ये पूरा केस जो है, जब वो कोर्ट में जाए और कोर्ट में आरोपी अपने आप को निर्दोष दिखाने की कोशिश करें, पागल दिखाने की कोशिश करें, तो कहीं से भी पुलिस के जो सबूत हैं वो कम ना पड़े और पुलिस इन्हें सज़ा दिलवा पाए। तो बात है 24 सितंबर 2024 की। इलाका है शाहजहानाबाद। यहाँ पर एक बच्ची जो है जिसकी उम्र 5 साल है, वो करीब दोपहर 12 बजे अपनी दादी के साथ एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं उसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हैं, और यहाँ पर बाकायदा कई सारे फ्लैट्स बने हुए हैं। तो करीब 12 बजे जो बच्चे हैं वो अपनी दादी के साथ अपने बड़े पापा के फ्लैट में दाखिल होती है, और फिर अपनी दादी से कुछ देर में कहती है कि वो अपनी किताबें भूल गई हैं और वो लेने के लिए उसे नीचे वाले फ्लोर पर जाना है, यानी नीचे वाले फ्लैट में जाना है। दरअसल ये जो बच्ची थी, इसके माता पिता दोनों वर्किंग थे, और ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसी बिल्डिंग के अंदर 2 फ्लैट्स इनके थे। ऊपर वाले फ्लैट में इनके बड़े पापा रहते थे अपनी फैमिली के साथ, और नीचे वाले में छोटा भाई यानी कि इस बच्ची के पिता रहते थे। पूरा परिवार मिलजुल कर रहता था। इनके फ्लैट्स अलग थे, और जो दादी माँ है यानी जो सास थी उनकी मम्मी की, वो कभी अपने छोटे बेटे के साथ रहती नीचे फ्लैट में, तो कभी अपने बड़े बेटे के साथ में। अब जो इस बच्ची
के माता पिता थे वो दोनों वर्किंग थे। तो जो माता जी थी, जो मम्मी थी इस बच्ची की, वो करीब 10 बजे के आसपास अपनी बेटी को रोज़ आंगनबाड़ी में छोड़ती थी। वहाँ वो थोड़ी मोड़ी जो भी उसकी पढ़ाई थी, खेल कूद करके करीब 11:30-12 बजे के आसपास जो दादी थी वो अक्सर बेटी को लेकर आया करती थी और कभी उसी के फ्लैट में तो कभी बड़े पापा के फ्लैट में वो चली जाया करती थी। लेकिन उस रोज़ 24 सितंबर 2024 को 5 साल की बच्ची को जब दादी माँ लेकर आती हैं तो बड़े पापा के फ्लैट में ले जाती है। वहाँ पर वो खाना पानी खाती है, कुछ खेलती कूदती है और फिर उसे याद आता है कि उसकी एक बुक जो है वो अपने घर में यानी नीचे फ्लैट में रखी हुई है और अपनी दादी से बोलती है कि मैं नीचे से बुक लेकर आती हूँ। अब वो बच्ची ऊपर से नीचे उतरती है और अपने फ्लैट में जाने की कोशिश कर ही रही होती है कि अचानक कुछ ऐसा होता है कि उसके बाद सीधे करीब 36 घंटे बाद उस लड़की की लाश मिलती है। अब इधर जो बच्ची है उसे फ्लैट में गए हुए काफ़ी देर हो गई थी। दादी माँ परेशान होती है कि करीब 1.5 घंटे हो गए वो अब तक आई नहीं। वो अपने बेटे को बताती हैं, यानी अपने बड़े बेटे को बताती हैं, यानी बच्ची के बड़े पापा को। वो बोलते हैं कि हो सकता है नीचे गई हो, चलो चलकर देख लेते हैं, उसी फ्लैट में कहीं रुक गई होगी, मतलब अपने ही घर में रुक गई होंगी। दोनों जब नीचे उतर कर आते तो देखते हैं उस फ्लैट में तो ताला लगा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल बनता है कि बच्ची गई तो आखिर कहाँ गई। अब ऐसे में फ़ौरन जो 5 साल की बच्ची थी उसके माँ बाप को इत्तला की जाती है, उनको बताया जाता है, वो भी वहाँ पर पहुँचते हैं और पूरा परिवार मिलकर यानी बड़े पापा, उसकी माँ, उसकी बड़ी मम्मी, दादी, जो भी लोग थे हर कोई मिलकर, यहाँ तक कि जो पड़ोसी थे वो तक भी, जब उन्हें पता लगता है कि छोटी सी बच्ची गायब हो गई है, उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। हर जगह ढूंढा जाता है लेकिन बच्ची का कहीं पता नहीं लगता। अब जब 2-2.5 घंटे बीत जाते हैं, परिवार को डर लगता है तो फ़ौरन पुलिस को बताया जाता है, पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कहा जाता है कि हमारी बच्ची लापता हो गई, आप कैसे भी करके उसे ढूंढिए। अब पुलिस की टीम जब वहाँ पर पहुँचती है तो सबसे पहले जितने भी फ्लैट बने थे सबकी तलाशी लेती है। करीब उस एरिया के 1000 फ्लैट की तलाशी पुलिस के द्वारा ली जाती है और बच्ची तब भी नहीं मिलती। अब बाकायदा खुद इस पूरे केस में पुलिस कमिश्नर खुद से संज्ञान लेते हैं, वो खुद आगे आते हैं, खुद एक्शन लेते हैं और अपनी टीम बनाते हैं। 5 टीमें बनाते हैं करीब 100 पुलिस वालों की और साथ ही साथ डॉग स्क्वाड, जितनी भी जो सर्चिंग लगा सकते थे वो लगा देते और बोलते हैं कि एक 5 साल की बच्ची गायब हुई है, कैसे भी करके उसे ढूंढ कर लाओ। पार्किंग, बाहर के जितने भी खाली जो पार्क पड़े हैं उन्हें ढूंढो, हर एक घर का वॉशरूम, हर एक घर का किचन, हॉल, सब कुछ छान मारो, लेकिन उस बच्ची को ढूंढना ज़रूरी है। और तो और यहाँ तक कि पुलिस कमिश्नर ने ये भी कह दिया कि उसके बड़े पापा या उसके खुद के घर में भी हो सकता है बच्ची के साथ कोई घटना घट गई हो, वहाँ पर भी ढूंढ लो। क्या कहीं किसी ने बच्ची को लॉक तो नहीं कर दिया, किसी स्टोर रूम में बच्ची बंद हो गई हो, वहाँ बेहोश हो गई हो, इसलिए हमें ना मिल रही हो। तो पुलिस ने हर तरीके से ढूंढने की कोशिश की बच्ची को। अब जो डॉग स्क्वाड थे उन्हें पार्क्स में लगाया गया, वहाँ उनको स्निफिंग कराई गई, सर्चिंग कराई गई, ये कोशिश की गई कि वो ढूंढें बच्ची को। पुलिस की टीम खुद ढूंढ रही थी। अब ऐसे में पुलिस ने सोचा कि सीसीटीवी को भी देखा जाए। सीसीटीवी जब देखा गया तो पुलिस को दिखा कि जो बच्ची है वो नीचे जाते दिखी, लेकिन उसके बाद बच्ची का कुछ पता नहीं चला, क्योंकि पुलिस को पता लगता है कि जिस वक्त बच्ची नीचे आई थी उसी वक्त इस कॉलोनी में एक फॉगिंग वाले आए थे, यानी कि जो मच्छर भगाने के लिए और भी कीड़े इंसेक्ट्स को भगाने के लिए एक फॉगिंग की जाती है, धुआं छोड़ा जाता है, वो टीम आई थी और उसने इस पूरे एरिया में हर किसी के फ्लैट में, हर कॉरिडोर में फॉगिंग की है। अब इससे जो सीसीटीवी है उससे बहुत सी चीज़ें छुप गई और पुलिस को लगा कि हो ना हो फॉगिंग के बहाने से, यानी जब धुआं उठा तो कोई देख नहीं सकता, ठीक से सीसीटीवी के अंदर भी कुछ कैप्चर नहीं होगा, तो ऐसे में कहीं फॉगिंग की जो टीम आई थी, जो 4-5 लोग आए थे, उन्होंने बच्ची का किडनैप तो नहीं कर लिया, उन्होंने कहीं इस घटना को, कोई ऐसी वारदात को अंजाम तो नहीं दे दिया। अब पुलिस उन टीम को बुलाती है जो वहाँ फॉगिंग करने आए थे, उनसे पूछताछ की जाती है, उनके मोबाइल देखे जाते हैं, हर एक चीज़ देखी जाती है, पर पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता, कोई भी सुराग नहीं मिलता। पुलिस के हाथ अब भी खाली थे। करीब 14-15 घंटे बीत गए, ऐसे करते करते 20 घंटे हो गए। 20 घंटे बाद भी आप सोचिए एक 5 साल की बच्ची नहीं मिल रही है, उसकी माँ का रो का बुरा हाल है, दादी माँ परेशान है कि वो अपनी उस बेटी को लेकर आई थी आंगनबाड़ी से और वो अचानक से गायब हो गई। जो परिवार के हर एक सदस्य का रो कर बुरा हाल था, यहाँ तक कि जो पड़ोस के लोग थे वो भी अपनी छोटी छोटी बच्चियों को प्रोटेक्ट करने लगे, उन्हें घर में ही रखने लगे, उनका भी डर के बुरा हाल हो गया कि आखिर बच्ची कहाँ चली गई, कौन उसे उठाकर ले गया। अब इतना सब हो जाने के बाद पुलिस ने बाकायदा एक टीम और बने और उनसे कहा कि जो सीसीटीवी है उनको बारीकी से जांचो, एक एक चीज़ को जांचो। और जब सीसीटीवी को बहुत ही ज़्यादा निगरानी से देखा गया तो पुलिस ने पाया कि बच्ची जो है वो उस फ्लैट के, यानी जो उसका कॉरिडोर था उसी के अंदर है, क्योंकि उसी के अंदर वो जाती देखी गई, वहाँ से बाहर आती या वापस आती वो नहीं देखी गई उस कॉरिडोर से जहाँ पर कई सारे फ्लैट्स बने थे। अब पुलिस को लगा हो ना हो बच्ची है तो इसी जगह पर, इतनी फ्लैट्स में है। पुलिस फिर से सोचिए, एक बार जो सर्चिंग कर चुकी थी दोबारा फिर से उन्हीं फ्लैट्स की वो सर्चिंग करती है, पूरा ऑपरेशन चलाती है, हर एक जगह
हर एक चीज़ को छानबीन की जाती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिलता, कुछ पता नहीं चलता। अब करीब 36 घंटे बीत जाते हैं, तभी पुलिस को एक क्लू मिलता है। एक आदमी है, वो पुलिस को बताता है कि सर, अचानक से मैंने देखा कि हमारा जो कॉरिडोर है, जो पूरा एरिया है, इससे बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है और मुझे लगा शायद मेरे घर में कोई जानवर मर गया होगा, कोई कबूतर या कुछ होगा बालकनी के पास। तो मैंने वो जाकर देखा, तो दरअसल वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। पहले मुझे लगा मेरे घर से बदबू आ रही है, लेकिन अब मुझे लग रहा है सामने वाले फ्लैट से बदबू आ रही है। एक बार आप देखिए कि माजरा क्या है। पुलिस की टीम को लगा कि शायद उनको पहला क्लू मिला है और अब बच्ची मिल सकती है। इसके बाद पुलिस की टीम उस फ्लैट पर दाखिल होती है, फ्लैट नंबर 2, उसी कॉरिडोर का, और करीब करीब जो बच्ची का फ्लैट था उससे 8 फ्लैट छोड़कर ये फ्लैट था। अब पुलिस की टीम जो है इस पर दस्तक देती है, दरवाज़ा खटखटाया जाता है, तो अंदर से दो औरतें जो हैं वो दरवाज़ा खोलती हैं। और जब पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि मैडम आपके घर से बदबू आ रही है, तो हाथ में चूहा लेकर वो दिखाती हैं, कहती हैं सर जी, हमारे घर में चूहा मर गया, बहुत मोटा चूहा है और इसी से बदबू फैल रही है। पुलिस की टीम कहती है कि आप दरवाज़ा खोलिए। वो जो औरतें हैं वो दरवाज़ा नहीं खोलती, और इसके बाद फीमेल स्टाफ को बुलाया जाता है पुलिस की टीम को। वो ज़ोर ज़बरदस्ती करके उस फ्लैट के अंदर घुसती हैं और तभी पुलिस का दिमाग ठनक जाता है कि औरतें हमें अंदर आने क्यों नहीं दे रही थी। अब इसके बाद दरवाज़ा खोला जाता है। हर जगह जब पुलिस तलाशी लेती है तो पुलिस पूछती है कि अगर आपके घर से चूहा मरा है और बदबू आ रही है तो आपने इसे फेंका क्यों नहीं? तो वो बोलती है कि सर, हमें पता लगा कि चूहा मरा हुआ है। दरअसल रोज़ बदबू आती थी, हम फिनाइल का पोछा मार देते थे, हमें लगता कि कुछ होगा, लेकिन हल्की हल्की बदबू आती थी। आज बदबू इतनी बढ़ गई तो हमें लगा कि हमें ढूंढना चाहिए, और जब हमने ढूंढा तो हमें एक मोटा चूहा दिखा और ये मरा हुआ है, अब हम इसे फेंक देते हैं। पुलिस को शक तो हो गया था। पुलिस की टीम ने कहा ठीक है, आप इस चूहे को फेंकिए। चूहा फेंकने के करीब 20-25 मिनट तक पुलिस उसी फ्लैट में मौजूद रही और तब भी बदबू आती रही, यानी कि उस मरे हुए चूहे को, बदबूदार चूहे को जब बाहर फेंक दिया गया, उसके बावजूद उस फ्लैट से बदबू आ रही थी। अब पुलिस ने छानबीन शुरू की। पुलिस ने हॉल, पुलिस ने कमरे, पुलिस ने किचन, हर एक जगह तलाशी ली। यहाँ तक कि जब बाथरूम में भी पुलिस पहुंची तो उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन तभी एक सिपाही की नज़र पड़ती है ऊपर की शेल्फ पर, और वो देखता है कि वहाँ पर एक वाइट रंग की टंकी रखी है। जैसे कि दीपक ने आपको शुरुआत में भी दिखाया था, जो आप टंकी देख रहे हैं, यही टंकी ऊपर रखी हुई थी। और इसी टंकी को देखकर पुलिस का माथा ठनका। पुलिस ने फौरन एक चीज़ पर चढ़ते हैं, ऊपर टंकी को देखते हैं और टंकी को खोलने की कोशिश करते हैं। इस टंकी को बहुत सारी चीज़ से कवर करने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन जैसे ही पुलिस वो कपड़े हटाते हैं, फिर डब्बा जो ढक्कन होता है उसको खोलते हैं, और उसको खोलने के बाद टंकी में बहुत सारे कपड़े उन्हें पड़े हुए दिखते हैं। एक एक कपड़े को हटाया जाता है, उसमें कई सारी साड़ियाँ, कई सारे दुपट्टे, जीन्स, ये सब पड़े हुए थे। पुलिस को वहाँ पर भी ठनका कि आखिर एक पानी की टंकी के अंदर पानी होना चाहिए, गंदगी हो, मिट्टी हो, ऐसी कोई चीज़ हो, लोगों ने कपड़े क्यों डाले हुए हैं? अब जैसे जैसे एक एक कपड़ा पुलिस के द्वारा निकाला जा रहा था, वैसे वैसे पुलिस अपने मकसद के करीब पहुंच रही थी। जिस तरीके से सारे जो कपड़े निकलते हैं, उसके बाद पुलिस जो है एक कदम पीछे हट जाती है उस टंकी का मंजर देखने के बाद। दरअसल उसके अंदर वही बच्ची मौजूद थी, उसी बच्ची की लाश थी, वो पड़ी हुई थी, जिसे पुलिस करीब करीब 40 घंटे से ढूंढ रही थी, जिस बच्ची के माँ बाप परेशान हो रहे थे। अब जैसे ही पुलिस ने उस टंकी में उस बच्ची को देखा, हड़कंप मच गया। फ्लैट में जो लोग मौजूद थे, जो भी आए थे पुलिस के साथ लोग, वो सबके सब डरे और सहमे हो गए। फ़ौरन जो बड़े पापा थे बच्ची के, जो पिता थे, उनको बुलाया जाता है, उनसे शिनाख्त कराई जाती है। वो बताते हैं कि हाँ, ये हमारी ही बच्ची है। अब पुलिस कोशिश करती है कि उस लाश को, उस बॉडी को बाहर निकाला जाए, लेकिन जिस तरीके से लाश को डाला गया था, उस बच्ची की बॉडी को डाला गया था, वो इतनी बुरी तरीके से अकड़ गई थी उस टंकी के अंदर, क्योंकि करीब करीब आप सोचिए 2.5-3 दिन बीत गए थे और अब तक जो बच्ची की बॉडी थी वो निकल नहीं पाई थी उसके अंदर से, और उसी में उन लोगों ने डाला हुआ था, आरोपियों ने। और जब पुलिस निकालने की कोशिश करती तो बेहद ज़्यादा वो अकड़ी और जमी हुई थी। अब ऐसे में पुलिस को लगता है कि इस टंकी सहित ही हमें इस बॉडी को हॉस्पिटल भेजना चाहिए, और फिर टंकी के साथ ही उस बॉडी को हॉस्पिटल एम्स भेजा जाता है। वहाँ पर सबसे पहले टंकी काटने वाले को बुलाया जाता है, इस टंकी को बाकायदा काटा जाता है, फिर इसके अंदर से बच्ची की लाश निकलती है और उसके बाद पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम होने के बाद पुलिस को बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं, लेकिन जिस फ्लैट में दाखिल हुए थे, आखिर वो औरतें थी कौन? क्या उन्हीं ने बच्चियों को मारा? जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो पता लगता है कि उसमें जो 2 औरतें मौजूद हैं, उसमें एक बेटी है जिसका नाम है चंचल और दूसरी माँ है जिसका नाम है बसंती। अब पुलिस को
डाउट होता है कि आखिर ये माँ बेटी बच्ची की हत्या कर दी, इनके पास मोटिव क्या है, क्यों बच्ची की हत्या की। वहीं पुलिस सारे सुराग जुटाने की कोशिश कर रही थी, सबूत ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि पुलिस को तभी एक ऐसी जगह पर खून मिलता है जिससे पूरा केस सॉल्व हो जाता है। अब आप समझिए कि आखिर ये दो औरतें जो हैं, इन्होंने बच्ची का कत्ल किया या इनके साथ कोई और शामिल था, और आखिर कहाँ पर पुलिस को ऐसे खून के धब्बे मिले जिससे पूरा केस सुलझा। और इसके बाद जब पूरा केस कोर्ट में जाता है तो किस तरीके से आरोपी खुद को मानसिक रोगी साबित करने पर तुलता है कि उसको जो सज़ा है वो ना हो या सज़ा कम हो। लेकिन जो जज साहब हैं, जब वो जजमेंट देते हैं तो पता लगता है कि कोई अपराधी कैसा भी हो, किस तरीके से भी उसने अपराध किया हो, लेकिन अगर वो ऐसे किसी जघन्य अपराध को अंजाम देगा तो उसकी सज़ा सिर्फ फांसी ही होगी। देखिए, ये जो पुलिस जिस तरीके से पहले हत्या का मामला मानते हुए इसे अस्पताल लेके जाती है और इंतज़ार करती है, और पहली बार हर किसी के मन में सवालिया निशान था कि क्या माँ बेटी ने एक बच्ची को मार डाला, क्या मोटिव हो सकता है, पीछे कारण क्या हो सकता है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब क्योंकि पूरा जो दोनों लेडीज़ थी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, परिवार में एक लड़का भी था उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब पूरे फ्लैट को सील कर देती है पुलिस अच्छे तरीके से कि ना कोई इसके अंदर जा सकता है, ना ही कोई बाहर आ सकता है। पुलिस पहली नज़र में, क्योंकि जिस तरीके से दोनों महिला को जो रवैया था उसे हत्या का मामला मानते हुए इस पूरे केस को आगे देख रही थी। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि इस 5 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया है। पहली बार जब पुलिस सुनते हैं तो उन्हें कहती है शायद पोस्टमार्टम में कहीं गलती है, या फिर एम्स जैसा अस्पताल कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। वहाँ पर जब रेप वाली जब चीज़ें आती हैं, पुलिस अब अच्छे तरीके से फ्लैट के एक एक कोने को बारीक सी बारीक नज़र से देखना शुरू करती है। क्या पता लगता है, दरअसल पुलिस जब छानबीन करती है तो एक लोहे का बेड मिलता है, उस पर तकिया, और तकिए को कुछ इस तरीके से छुपाया गया था कि जो तकिए का जो कवर था उसमें खून तो नहीं लगा था, लेकिन जो तकिए के जो अंदर वाला हिस्सा होता है उस पर कुछ खून के धब्बे मिलते हैं। पुलिस को डाउट होता है कि खो ना हो यहीं पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया होगा। इसके बाद उसको ढकने के लिए ये जो दोनों लेडीज थी इन्होंने साड़ी कपड़ा सब डाल डुलकर से छुपाने की कोशिश की थी। पुलिस बिस्तर के ऊपर छानबीन कर रही थी, सबूत जुटाने की कोशिश करती, एक चादर में और खून मिलता है, लेकिन उसी में से एक कांस्टेबल घुटने के बल बैठकर बिस्तर के नीचे से झांकने की कोशिश ही करता है कि उसे पता लगता है कि वहां पे एक चटाई भी है, और उस चटाई में ऐसे सबूत थे जो उस पूरे केस को बदल देने के लिए काफी थे। उस चटाई में ही जो 5 साल की बच्ची है उसका रेप करने के बाद, उसकी हत्या कर देने के बाद उस लाश को वहीं पर छोड़ दिया गया था दोपहर से लेके शाम तक। अब जब पुलिस ये सारी चीज़ें जुटाती है, साक्ष्य मिल जाते हैं, सबूत मिल जाते हैं, उन सब का फॉरेंसिक मिलान होता है ताकि जो आरोपी हैं वो अपने आप बचाव पक्ष में जाकर ऐसी कोई दलील ना दे दे जिससे वो छूट जाए। अब पुलिस के सामने तकिया, चटाई, चादर सब कुछ उनके सामने था, सबूत जो छुपाने की जो कोशिश थी वो भी था, बाकायदा वीडियोग्राफी की गई थी टंकी से सारी चीज़ें निकालने की। अब बारी आती है कि भैया मोटिव क्या था और ये चीज़ें कैसे हुई। तो दरअसल जिस तरीके से वर्णिता ने आपको बताया कि एक धुएं वाली गाड़ी आती है जो पूरे जो बिल्डिंग है उसके आसपास धुआं धुआं करती है। बच्ची जैसे ही नीचे जाती है, उस घर का एक 30 साल का जो बेटा है जिसके हाल ही में अपनी बीवी से झगड़ा भी होता है, 2 महीने पहले बीवी झगड़ा करके छोड़कर उसे चली जाती है, परेशान हो जाती है और वो तब से अकेले रह रहा था। अब जिस जगह पर, जिस फ्लैट में लोग रह रहे थे, माँ बेटी और ये जो अतुल भाई है जो मेन अपराधी है, इन्होंने हाल ही में उस बच्ची के घर के बगल में किराए पर मकान लिया हुआ था और बीवी साथ में नहीं रह रही थी। और ये जो लड़का है अतुल, इसकी दिमाग का फितर इस तरीके से हावी हो चुका था, ये बार बार देखता था कि जो बच्ची है कब स्कूल जा रही है, कब स्कूल से वापस आ रही है, और इसकी जो गंदी नज़र है इस 5 साल की बच्ची पर कई दिनों से थी। बस ये इंतजार कर रहा था कब ऐसा मौका लगे कि कोई आसपास ना हो और उस बच्ची को अपने हवस का ये शिकार बना सके। इसलिए जिस रोज ये ऊपर अपने जेठ जो थे, जो लड़की के बड़े पापा थे, उस वहां पर थी, किताब लेने के लिए जब नीचे जाती है तभी जो धुएं वाली जो गाड़ी आती है पूरा धुआं धुआं हो जाता है। उसी में ये क्या करता है, उस बच्ची का हाथ पकड़ता है और दरवाजा खोलकर अंदर खींच लेता है, अपने घर के अंदर मुंह दबा लेता है ताकि बच्ची चिल्ला ना पाए, और दरवाजा बंद कर उस 5 साल की बच्ची के साथ रेप करता है। और तब तक रेप करता है जब तक उसकी सांसें ना टूट जाएं।
उसे लगता है कि बच्ची बाहर जाकर सबको उसका भांडा फोड़ देगी। उसने इस चीज़ को छुपाने के लिए उस बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। उस बच्ची की लाश को मारने के बाद वो बच्ची की बॉडी को देखते रहा, घूरते रहा। उसे लगा कि अब इस चीज़ के बारे में अगर किसी को जानकारी लग जाएगी तो उसकी बदनामी हो जाएगी। उस बॉडी को वो जिस बिस्तर पर उसने रेप किया, उसी बिस्तर के नीचे चटाई बिछाकर उस बॉडी को उसने छोड़ दिया और पूरी दोपहर शाम उस लाश के पास बैठकर सिर्फ उसे घूरता रहा। शाम को जब जो माँ और जो बहन चंचल है और जो माँ वसंती है वो घर पर आते हैं। ये लोग रोज की तरह अपना काम कर रहे थे और देखते हैं कि बिस्तर के नीचे एक लड़की सोई हुई है। अतुल बोलता है कि मम्मी, दीदी, ये सोई नहीं है, मैंने इसका रेप कर इसकी हत्या कर दी गई है। माँ और बहन के लिए सबसे अजीब बात कि इस भाई ने क्या कर दिया। उन्हें पूछा कि कहाँ की है, तो इसने बताया कि पड़ोस में रहने वाले उनकी बेटी है। मेरी कई दिनों से इस पर नज़र थी, बीवी घर पर नहीं थी और इसलिए मुझसे गलती हो गई है। अब पुलिस को बताने से पहले और अपने भाई को बचाने के लिए इन्होंने सोचा कि क्यों ना लाश को ठिकाने लगा दिया जाए। इसलिए ये फौरन उस बच्ची की लाश को टंकी में फिट नहीं आ रही थी, लेकिन जिस तरीके से आलू की बोरी में आलू ठूसा जाता है, जबरदस्ती उस बॉडी को जानबूझकर टंकी के अंदर ठूस दिया गया। ऊपर से कपड़े डाल दिए गए ताकि अगर कोई भी आए तो कोई पकड़ ना पाए। इनकी उम्मीद ये थी कि अगर मौका मिलेगा तो उसी वक्त इस लाश को वहां से निकालकर काट पीट कर छोटे छोटे पॉलिथीन में पैक कर बाहर फेंकाएंगे। लेकिन जिस तरीके से जब बच्ची लापता हुई है, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, फौरन पुलिस एक्टिव भी हो जाती है। पुलिस वाले उस बिल्डिंग के आसपास घूम रहे थे, पहरेदारी दे रहे थे। इन्हें बन ही नहीं रहा था कि किस तरीके से फ्लैट से उस लाश को काट पीट कर हम बाहर लेके जा सके। इसलिए इंतजार करते हैं कि कब पुलिस वाले उस जगह से हटे और हम अपने क्राइम वाली जो आदतें हैं उसे अंजाम दे सकें। इसके बाद अचानक से एक रोज पुलिस वाले अंदर आ जाते हैं। जो बसंती तो बाहर उस वक्त थी, भाई भी बाहर था। जो चंचल है उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। उसे लगता है कि पुलिस तो अंदर इंस्पेक्शन करने के लिए आ गई है, वो लड़की को खोज रही है। तो ये कहती है कि देखिए भैया, मम्मी ताला लगाकर टंकी पे गई है, आपको जो भी तलाश करनी है, तलाशी अभियान करना है, आप देखिए घर के कोना कोना छानिए, लेकिन कुछ ऐसे कोने हैं जिसमें मैं दिखा नहीं सकती, वहां पे ताला लगा हुआ है। अब किसी को भी, जो पहली नजर में कोई पुलिस वाला भी जाएगा, कोई भी जाएगा, उसे शक होगा ही नहीं कि एक छोटी सी बच्ची की बॉडी को टैंक के अंदर छुपाया गया है। पुलिस वाले आते हैं, छानबीन करते हैं और छानबीन करके घर के बाहर चले जाते हैं। बसंती को लगता है कि बहुत बड़ी बला टली है, अब वो आने वाले वक्त में किसी भी तरीके से इस बॉडी को छुपाया जाए, लेकिन वो नाकामयाब होते हैं। अब इसी पर जिस तरीके से वनिता ने बताया, चूहे से लेकर फिनाइल से लेकर जो बहाना उनसे बन रहा था, वो बहाना लगातार वो बनाते जा रहे थे और इस उम्मीद में कि पुलिस उन्हें छोड़ दे या उनकी जो दलीलें हैं कम हो जाए। अब ये जो पूरा जो मामला है कोर्ट पहुंचता है। कोर्ट पहुंचने के बाद जो मैं कोर्ट की हेयरिंग का बता देता हूं, जब इन्हें सजा सुनाई गई मार्च 2025 में। लगभग ज़्यादा वक्त नहीं लगा इस पूरे मामले को सुलझाने में। मुश्किल से 7 से 8 महीने में पूरा मामला सुलझकर फांसी की सजा भी हो जाती है। मैं आपको कुछ भी बताऊं कि जज ने या कहें कोर्ट रूम में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, उससे पहले सुनिए। जज ने जब वो अपने पेन तोड़ देते हैं, जब भी फांसी के सजा सुनाते हैं, तो उन्होंने क्या चीज़ें कही हैं। असल में उन्होंने कहा कि यदि फैसला सुनाते हुए उन्होंने ये कहा, यदि कोई मामला है जिसके लिए मौत की सजा दी जानी चाहिए तो ये उसी तरह का है। हिंसक जानवरों में भी छोटे बच्चे के प्रति ममता देखी जा सकती है, लेकिन नरपिशाच व्यक्ति किसी भी समाज का हिस्सा बनने लायक नहीं है। इसके लिए 1000 बार मृत्युदंड भी छोटी सजा है। 1000 बार किसी को मौत की सजा सुनाई जा रही तो वो भी छोटी बात है। इस अपराधी को जितना हो सके उतना क्रूर और निर्मम दंड दिया जाना ठीक रहेगा, ताकि कोई दूसरा ऐसा अपराध करने से पहले 100 बार सोचे। मध्य प्रदेश के अंदर पहली बार किसी को एक साथ तीन मतलब एक ही केस के अंदर 3 बार फांसी की सजा सुनाई गई है। मैं बताऊंगा किस किस चीजों पर एक ही लड़की को 3 बार फांसी की सजा सुनाई गई है। अब लेकिन यहां पे ध्यान से सुनिए, जब ये पूरा मामला कोर्ट में जाता है, जो बचाव पक्ष है, जो वकील है, वो क्या दलील देते हैं? वो ये दलील देते हैं कि जनाब, ये जो मेरा मवकील है, जो मेरे क्लाइंट हैं,
ये दिमागी रूप से बीमार हैं। जज साहब पूछते हैं, अच्छा ये तो जिस तरीके का इसने जो काम किया है वो कहीं से भी मेंटली इल वाला तो नहीं लग रहा। तो वो 2015, सोचिए जो वाकया है 2024 में हुआ है, 9 साल पहले किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में लिख दिया था कि ये मेंटली सिक है, इसके इलाज कराने की जरूरत है। उस पर्चे को ढूंढा जाता है उन वकील के द्वारा और कोर्ट में पेश किया जाता है कि जो इसने काम किया है वो सिर्फ और सिर्फ उसने दिमागी रूप से बीमार था इसलिए कर दिया है। लेकिन वहीं पर जब जज पूछते हैं कि इन्होंने इलाज क्यों नहीं करवाया, तो उन्होंने बोला कि टाइम ही नहीं मिला। तब जज को गुस्सा आता है और ये सारी बातें कहते हैं। यहां तक कि जिस तरीके से एक मां और बहन इस पूरे कांड को छुपाने में लगे हुए थे, वो भी जज साहब को और ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। पुलिस वाले खुद मां और बहन की कुंडली भी खंगाल रहे थे, तो पता लगा जो अतुल की जो बहनें हैं, जो बहन है खासतौर पे जो चंचल, वो तो आदतन अपराधी है और एक मास्टरमाइंड या कहें रैकेट चलाने वाली एक ऐसी लड़की है जिसके बारे में और जिसकी तलाश कई दिनों से पुलिस वालों की थी। दरअसल ये जो जिस रैकेट की सरदारनी थी चंचल, ये क्या करती कि भोले भाले जो लड़के होते हैं उन्हें फंसाती, उनसे पैसा ऐंठती और दो दुल्हन, जो लुटेरी दुल्हन जैसी जो चीजें आप सुनते हैं, उन सब संगठन की ये सरदारनी थी। भोले वाले लड़कों को फंसाना, कुमारी लड़कियों को फंसाना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे, मतलब कि लड़कियों को बाहर बेचना, ये सारा काम ये बहन क्या करती थी। और इसलिए जब बहन ने देखा कि उसके भाई ने 5 साल की बच्ची का रेप कर दिया है, तो उसका दिल पसीजा नहीं, उसे लगा कि मैं तो अपने भाई को बचा लूंगी, क्योंकि मैं तो क्राइम की दुनिया की मास्टर खोपड़ी हूं जो किसी को भी बचा सकती हूं, किसी को फंसा सकती हूं। और इसलिए उसने अपने भाई को जानबूझकर पुलिस वालों के सामने नहीं भेजा और लाश को छुपाने की कोशिश की। इस पूरे मामले में जो मां है बसंती, जो चंचल है, उन दोनों को 2-2 साल की सजा दी जाती है। और जो अतुल निहाल है, उन्हें 3 बार फांसी की सजा दी जाती है, जिस तरीके से मैंने आपको शुरुआत में बताया था। और ये जो सजा है, किडनैपिंग करने के मामले में 1 फांसी की सजा, रेप करने के मामले में 2री फांसी की सजा, और 5 साल की बच्ची की निर्मम तरीके से जो हत्याकांड हुआ था उसमें इसे अपराधी मानते हुए इसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। मतलब किडनैपिंग, रेप और मर्डर, तीनों ही केसेस में इसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। तीनों अलग अलग, याद रखिएगा। होता एक ही बार फांसी लगने के बाद जान निकल जाती है, लेकिन ये दलील दी गई कि देखो कैपिटल पनिशमेंट है। मां और बहनों को ये कहा गया कि सबूत छिपाने की कोशिश कर रहे थे, सबूत बरगलाने की कोशिश कर रहे थे। और जिस तरीके से वनिता ने आपको बताया कि पुलिस वाले से धक्का मुक्की कर रहे थे कि हम आपको अंदर आने नहीं देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आप कैसे अंदर आ सकते हैं, तो इन दोनों को 2 साल की सजा सुनाई गई है। अब इन पे कौन सी धारा लगी है? बीएनएस की धारा 64A, ये माफ कीजिएगा अतुल निहाल पे लगी हुई है। निहाल की मां जो बसंती बाई है और जो चंचल है, इन्हें बीएनएस की सेक्शन 238A सबूतों की छेड़छाड़ और बदलने की जो कोशिश है और जानबूझकर फॉल्स सबूत पुलिस को दिखाना, चूहा जो दिखा रही थी वो गलत सबूत दिखाना, ताकि पुलिस जांच, जो पुलिस या जांच है वो भटक सके और इस पूरे केस को अलग दिशा में मोड़ने के लिए ये जानबूझकर जो भटका रही थी, इस पर इन्हें सजा सुनाई गई। लेकिन जो कमिश्नर है जो आके मध्य प्रदेश पुलिस के, जो भोपाल पुलिस के, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो चंचल है वो आदतन अपराधी है, इन पर और भी गहन जांच करनी चाहिए, क्योंकि जो ये सेक्स रैकेट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लुटेरी दुल्हन वाले जितने भी मामले हैं उन सबकी मास्टरमाइंड है और इन्हें और भी आने वाले वक्त में कड़ी सजा दी जाएगी। तो फिलहाल के लिए ऐसे अपराधी जो सोचते हैं कि हम परफेक्ट क्राइम करेंगे, डॉक्टरों के सबूत सबके सामने दे देंगे और किसी को पता नहीं चलेगा, तो फिर से आखिर में जिस तरीके से हम हर डिकोड में कहते हैं कि मौत, झूठ और साजिश या षड्यंत्र कभी छुट्टी नहीं लेते। और जिस तरीके से यहाँ पे मौत हुआ, झूठ बोला गया, साजिश रचा गया, सबूतों के हेराफेरी करते हुए, उन सब पर ठप्पा लगाते हुए तीनों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। और जो मेन अपराधी है उसे फांसी की सजा 1 नहीं बल्कि 3-3 बार दी गई है। तो ऐसी अगर तमाम केसेस जो आप सुनना पसंद करते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ऐसी कौन सी केस स्टडीज सुनना और समझना चाहते हैं। तो तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, ओनली ऑन क्राइम तक।